नमस्कार। इतिहास के अंदर बहुत सारे युद्ध हुए हैं, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे हैं जिनका इतिहास बहुत ही गहरा है, जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध हो, चाहे गिरी सुमेल का युद्ध हो। विश्व प्रसिद्ध गिरी सुमेल युद्ध जो है वो शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में हुआ था 1544 ईस्वी के अंदर। और किस स्थान पर हुआ था? वो स्थान था राजस्थान के पाली जिले के अंदर गिरी सुमेल नामक क्षेत्र है, वहाँ पर ये युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि इधर से राव मालदेव अपनी सेना लेकर के गिरी सुमेल में पहुंच जाते हैं और दिल्ली से शेरशाह सूरी अपनी सेना लेकर के गिरी सुमेल के मैदान के अंदर पहुंच जाते हैं और दोनों ही सेनाएं आपस में आमने सामने पड़ाव डाल देती है। वहां पर ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली से शेरशाह सूरी अपनी 50,000 लावो लश्कर के साथ में 50,000 सैनिकों के साथ में वहाँ पहुँचा था और राव मालदेव भी अपनी 50,000 की सेना के साथ में उस गिरी सुमेल के मैदान के अंदर पहुंच चुके थे। कारण क्या था कि दोनों सेनाओं के बीच में टकराव की स्थिति थी। तो ये युद्ध क्यों हो रहा था, उसका कारण था कि शेरशाह सूरी से पहले दिल्ली का राजा था हुमायूं। तो उस हुमायूं की और राव मालदेव की अच्छी मित्रता थी। तो शेरशाह सूरी ने पहले कह दिया था मालदेव से कि आप हुमायूं से दोस्ती ना रखें और उसकी सहायता ना करें, अन्यथा मैं आप पर भी आक्रमण करूंगा। लेकिन मालदेव ने इसको नज़रअंदाज कर दिया कि ये मेरा मित्र है हुमायूं और मेरे मित्र की सहायता करना मेरा धर्म है, मैं अपना मित्र धर्म निभा रहा हूँ और मैं इसकी सहायता करूँगा। ठीक है, तो और सहायता करते हैं मालदेव ने ही हुमायूं को जो पाकिस्तान के अंदर, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है अमरकोट के राजा थे उस समय वीरसाल। तो राजा वीरसाल के घर में उस अमरकोट के किले के अंदर शरण दिलवाई थी हुमायूं को। किसने? राजा मालदेव ने। वो उनकी पहचान से उस हुमायूं को वहाँ पे शरण दी गई थी। हुमायूं कौन था? अकबर को तो आप जानते ही होंगे। जो अकबर है ना, वो महाराणा प्रताप का प्रतिद्वंदी, उस अकबर का बाप था हुमायूं। तो उसको शरण दिलवाई थी राजा वीरसाल के घर में अमरकोट के अंदर। किसने? राव मालदेव ने। तो इस बात से काफ़ी नाराज़ था शेरशाह और इसी कारण वो अपनी सेना लेकर के आया था गिरी सुमेल के अंदर। अब देखिए क्या होता है कि गिरी सुमेल के अंदर काफ़ी समय तक दोनों सेनाओं का पड़ाव रहा और जो राव मालदेव थे उनके दो विश्वसनीय सेनापति थे, जैता और कुंपा। इतने विश्वसनीय और इतने बहादुर और इतने वीर सैनिक थे वो कि राव मालदेव अपने बाद में अगर किसी पर विश्वास करते थे तो वो जैता और कुंपा पर करते थे और उनके पास में भी 10,000 की ऐसी सेना थी, जैता और कुंपा। जैसे एक सेनापति होता है उसके पास में 10-20 हज़ार की सेना दी जाती है उन्हें। तो राव मालदेव थे, उन्होंने जैता और कुंपा वो भी 10,000 की सेना का सेनापति बनाया हुआ था। वो उनके मार्गदर्शन के अंदर सेना लड़ती थी युद्ध। तो उस सेना को पड़ाव डाले हुए उस स्थान पर कम से कम 3 महीने ऐसे हो गए थे और शेरशाह सूरी के सामने समस्या आने लगी राशन की, क्योंकि उसके सैनिकों को खिलाए तो उसके लिए खाने के लिए राशन चाहिए। तो उस राशन में समस्या आने लगी क्योंकि उस पाली ज़िले से दिल्ली बहुत दूर है। शेरशाह सूरी तो दिल्ली से आया था। तो उसने क्या सोचा कि यहाँ पे खाने की बहुत दिक्कत हो रही है और ये युद्ध तो हम जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि 50,000 राजपूत योद्धा हैं और 50,000 हमारी सेना है, ऐसे तो नहीं जीत सकते हम। यहाँ पर छल कपट करना पड़ेगा और उनकी सेना को तोड़ना पड़ेगा। ऐसा विचार आया शेरशाह सूरी के मन में। शेरशाह सूरी ने एक योजना बनाई कि जैता कुंपा और राव मालदेव के बीच में फूट डालने का काम करते हैं। इसलिए उन्होंने क्या योजना बनाई, एक रात्रि के समय, मतलब रात के समय में सैनिक क्या है, सो जाते थे। दोनों पक्षों के सैनिक सो जाते थे। कुछ सैनिक होते थे वो जो कि निगरानी रखते थे। ठीक है, तो रात्रि का समय था, उसने योजना बनाई और पत्र लिखे, नकली पत्र। ठीक है, नकली पत्र के अंदर उन्होंने लिखा, जैसे कि जो जैता और कुंपा थे ना, उनको पत्र लिखे शेरशाह ने कि आप हमारी तरफ मिल जाओ और हम आपको बड़ा राजा बनाएंगे। ऐसे नकली पत्र लिखे जाते हैं और शेरशाह ही उसका उत्तर देता है, कहता है कि हाँ राजा जी, हम आपकी तरफ मिल जाएंगे, हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, हम राव मालदेव को हरा देंगे। ऐसे नकली पत्र लिखे। किसने? शेरशाह सूरी ने। जैता और कुंपा को पता भी नहीं था कि ये साजिश हो रही है
और ऐसे पत्र लिख करके, बहुत सारे पत्र इकट्ठे करके एक गुप्तचर के जरिए उन पत्रों को पहुंचाया जाता है मालदेव की सेना के अंदर। और जहां पर जैता और कुंपा सो रहे थे उनके बिस्तर के नीचे वो पत्र डाल दिए जाते हैं। और फिर क्या होता है, अफवाह फैलाई जाती है शेरशाह सूरी के द्वारा दोनों खेमों के अंदर कि राव मालदेव के सेनापति जो जैता और कुंपा है वो शेरशाह सूरी से मिल चुके हैं, वो अब राव मालदेव की तरफ से नहीं लड़ेंगे। तो ये बात एक सैनिक लेके जाता है राव मालदेव के पास में उसी रात और कहता है कि जैता और कुंपा शेरशाह सूरी से मिल चुके हैं, उन्होंने हमारे साथ में गद्दारी कर ली है। तो राव मालदेव को तो यकीन भी नहीं हुआ कि वो मेरे सबसे विश्वसनीय है सैनिक है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। तो उसने कहा कि महाराज पत्र आप देख सकते हो। वो जहाँ पर जैता और कुंपा सो रहे थे वहाँ पर लेके गया और बिस्तर के नीचे से निकाल कर वो पत्थर दिखाए कि ये देखिए ये पत्थर है, इनकी और शेरशाह सूरी की आपस में बातें हुई है, वो देख सकते हो। तो राजा मालदेव को वो पत्थर देख करके विश्वास हो गया कि भाई हाँ हकीकत बात तो हो चुकी है, ये मिल चुके हैं। तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ कि गज़ब हो गया कि मेरे सबसे विश्वसनीय सैनिक जो है वो दुश्मन से हाथ मिला बैठे हैं। अब मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि अब मेरे लिए खतरा है, मेरे दूसरे सैनिकों के लिए भी खतरा है। तो जैता और कुंपा के जो 10,000 सैनिक थे उनको वहीं पर छोड़ दिया और राव मालदेव अपने बाकी के 40,000 के लगभग सैनिकों को लेकर के जोधपुर की तरफ वापस चल दिए। रातों रात ही वहाँ से निकल गए। सुबह हुई, जैता और कुंपा उठे तो उन्होंने देखा कि राव मालदेव अपने को छोड़ करके चले गए हैं और अपने सैनिक भी बहुत सारे चले गए हैं। जब उन्हें स्थिति का पता पूछा, दूसरे सैनिकों ने बताया कि ये घटना हुई थी, आपके बिस्तर के नीचे से पत्र मिले थे, उस पत्र के अंदर ये लिखा गया था कि आप दोनों शेरशाह सूरी से मिल चुके हो और उसी कारण से, उसी बात से महाराज जो है यहाँ से चले गए हैं। जैता और कुंपा को स्थिति समझ में आ गई कि बात क्या है और वो समझ गए कि ये शेरशाह सूरी की चाल है और हम तो इतने स्वामी भक्त हैं, हम तो अपनी मातृभूमि पर मर मिटने वाले हैं, हम गद्दार नहीं हैं, हम तो सच्चे देशभक्त हैं और हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, इसका बदला हम ज़रूर लेंगे और बड़ी वीरता से लेंगे। ऐसा मन में सोचते हुए उनकी बाजुएं जो हैं फपक पड़ी और अपने हाथों के अंदर तलवारें लेकर सिर पर जो है वो केसरिया बाना पहन करके वो लड़ने के लिए इतने आतुर हुए और तैयार हो गए कि अब तो जंग लाजमी है। अब लश्कर नहीं गिने जाएंगे कि दुश्मन सेना के सामने, दुश्मन सेना में कितने सैनिक हैं और हम कितने हैं। हम 10,000 हैं, वो 50,000 हैं, लेकिन हम उन्हें हराएंगे, हम उन्हें मारेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर गद्दारी का, एक देशद्रोह का बदनाम किया है, हमें इसका बदला लेंगे हम। और उधर शेरशाह सूरी खुशी मना रहा है कि अब उनके सैनिक चले गए हैं, अब 10,000 सैनिक है और हम 50,000 हैं, अभी कुछ ही समय के अंदर इनको हरा देंगे। ऐसा दोनों के अंदर युद्ध शुरू होता है और जैता और कुंपा और दूसरे जो भी राजपूत रणबांकुरे थे वो युद्ध भूमि के अंदर इतनी वीरता से लड़े, इतनी वीरता से लड़े कि दुश्मन सैनिकों के पर खच्चे उड़ा दिए और कुछ ही समय के अंदर उस दुश्मन सेना को आधे से ज़्यादा नष्ट कर दिया और लड़ते लड़ते आगे बढ़ रहे थे। तो शेरशाह सूरी दूर खड़ा देख रहा था कि इस हिसाब से तो ये इन सैनिकों को मार करके मेरे तक पहुंच जाएंगे और मुझे भी मार देंगे। शेरशाह सूरी ने तभी एक घुड़सवार से संदेशा पहुंचाया आगे कि वहाँ से एक और आरक्षित सेना यहाँ पर लेकर आए, उसकी ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी टुकड़ी लाइए यहाँ पर, क्योंकि ये सैनिक तो जंग नहीं जीत सकते हैं, ये तो अपन हार जाएंगे। तो उनके वो तो दिल्ली पे राज करते थे शेरशाह सूरी, तो उनकी कोई सेना होगी वहाँ पे, उसको बुला दिया मदद के लिए। तब तक जो रणबांकुरे लड़ रहे थे उन्होंने शेरशाह सूरी की काफ़ी सारी सेना को मार दी थी और थोड़े कुछ सैनिक बचे थे और लड़ते लड़ते जैता और कुंपा शेरशाह सूरी तक पहुँच जाते हैं। तब शेरशाह सूरी ने कहा कि हे जैता और कुंपा, मुझे कुछ समय के लिए मुझे नमाज़ अदा करनी है, मुझे नमाज़ पढ़ने दो, नमाज़ पढ़ने के बाद में तुम मुझे चाहे तो मार देना। और घुटनों के बल बैठ जाता है शेरशाह सूरी और नमाज का ढोंग करता है। तो पहले कुछ जंग के उसूल होते थे
कि नियमों से लड़ते थे। जैसे कोई अगर किसी के पास में तलवार नहीं है तो उस पर कोई तलवार से वार नहीं करेगा, निहत्थे पे कोई वार नहीं करता। ऐसे ही उन्होंने कहा कि भाई नमाज़ पढ़ रहा है तो नमाज़ पढ़ते समय उस पर हमें हमला नहीं करना चाहिए। तो वो रुक गए। शेरशाह सूरी को पता था कि थोड़े समय रुकेंगे तो मेरी सेना सहायता के लिए आ जाएगी, और हकीकत के अंदर कुछ ही समय के अंदर वो सेना वहाँ पर पहुँच जाती है। वो सेना पहुँचते ही शेरशाह सूरी के मन के अंदर खुशी हो जाती है कि अब मेरी रक्षा के लिए सेना आ चुकी है। और जो बाकी रणबांकुरे थे वो वापस उस सेना से लड़ने लग गए। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत सारे सैनिक होते हैं तो उसमें कभी न कभी युद्ध हारना ही पड़ता है। तो वो रणबांकुरे इतनी वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए, जैंता और कूपा। और जब तक अंतिम योद्धा जीवित था तब तक शेरशाह को भरोसा नहीं था कि मैं जीत जाऊंगा। जब लास्ट योद्धा, अंतिम योद्धा उस वीर युद्ध भूमि के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गया, तब शेरशाह ने कहा कि अब मैं ये युद्ध जीत गया हूँ। जब तक एक भी राजपूत रणबांकुरा जीवित था शेरशाह को विश्वास ही नहीं था कि मैं युद्ध जीत चुका हूँ। फिर शेरशाह ने खुद अपने मुंह से ये शब्द कहे थे जो कि इतिहास के अंदर आज भी प्रसिद्ध पंक्तियों के रूप में इतिहास के अंदर है। वो है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह सूरी ने कहा था इस गिरी सुमेल के युद्ध के दौरान। क्यों कहा था कि मैं एक इस छोटे से मारवाड़ क्षेत्र को जीतने के लिए दिल्ली से आया हूँ, और मैंने तो सोचा था कि ये छोटे से कम सैनिक हैं और हम इन्हें आसानी से हरा देंगे, लेकिन इन्होंने तो मेरी मौत तक का सवाल आ चुका था क्योंकि वो मारने ही वाले थे। वो तो इसने नमाज का ढोंग किया और बच गया। तो इसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, मतलब एक छोटे से राज्य को जीतने के लिए मैं मेरी मौत से हाथ धो बैठता। तो ये वीडियो कैसा है, अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।